हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, पावर शेयरिंग। इसके अंदर हम ये दो एग्जांपल्स के थ्रू हम ये समझेंगे कि किस तरीके से देशों ने पावर शेयरिंग करके अपने आप में या तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं या अपने देश को पूरा बर्बाद कर दिया है। तो इस तरीके इसमें हम दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका का। तो चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं कैसे पावर शेयरिंग करके देश अपने अपने अलग अलग नॉर्म्स एस्टैब्लिश करते हैं और अलग अलग तरीके से उन्होंने सेट किया है एग्जाम्पल्स। तो चलिए इसके अंदर हम जो है पहले इंट्रोडक्टरी, पावर शेयरिंग मतलब क्या है कि आप पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम यहाँ पर देखें, इट इज द सिंपली डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग द पावर फ्रॉम सिंगल सोर्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गन। मतलब कि पावर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास ना रहे या सेंट्रलाइज ना रहे, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ताकि सभी लोग अपने आप में कंट्रीब्यूट कर सके और सभी लोग ये समझे कि देश को चलाने में हमारी भागीदारी है। इसी वजह से हमारे देश में हम तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के लिए: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये कहीं ना कहीं देश में स्टेबिलिटी लाते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर में, और तभी देश अच्छे से रन हो पाता है। अब यहाँ पर जो है इसमें हम बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले बेल्जियम। बेल्जियम एक बहुत छोटी कंट्री है जिसकी जो है एरिया हरियाणा से भी छोटा है। इसकी टेरिटरीज या बॉर्डर को फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लुक्सेमबर्ग जो है ये जो शेयर करते हैं। यहाँ पर जो आपका एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक मतलब कि यहाँ पर जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो हम देखते हैं कि यहाँ पर डच स्पीकिंग 59% और जर्मनी जो है आपका वैलून रीजन में आपका ये देखिए, आपका ये जर्मनी फ्रेंच स्पीकिंग, यानी इसको हम आपके डच स्पीकिंग लोग 59% है, जबकि जर्मनी वाले आपके जर्मन स्पीकर्स आपके कम है, इसमें फ्रेंच स्पीकर्स ज्यादा है। अभी अपन इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, परिषद, इसको कंफ्यूज मत होइए। एथनिक कंपोजिशन देखिए, 50% 59% जो है इसमें फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग है। यानी देखिए यहाँ पर ये 59% जो है ये येलो कलर वाला, इसमें डच स्पीकिंग लोग है 59%। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके अलावा 40% जो है वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग है। तो यहाँ पर जो है वेलोनिया रीजन, ये जो आपका रेड कलर वाला दिख रहा है ना बेटा, ये रेड कलर वाला, यहाँ पर फ्रेंच कलर में फ्रेंच रेड कलर में फ्रेंच स्पीकिंग है 40%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है another 40% live in the Wallonia region and speak French। तो Wallonia region में 40% लोग जो है वो जो 40% जो है Wallonia region में वो फ्रेंच स्पीकिंग है, और फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग है। लेकिन यहाँ पर जो है फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में होते हुए रिच और पावरफुल है, और यहाँ ये लिखा है रिच और पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में हमेशा कंट्रोवर्सी होती रहती थी। अब यहाँ पर जो 1% है, यहाँ पर जो 1% है वो आपका जर्मन स्पीकिंग लोगों का है। तो पहले डच स्पीकिंग, उसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग, उसके बाद बेल्जियम, उसमें जर्मन स्पीकिंग। अब ब्रुसेल, ब्रुसेल की बात कर, ये तो पूरे ओवरऑल बेल्जियम की हो गई। अब ब्रुसेल जो कि उसकी कैपिटल है, वहां पर हम देखते हैं कि 80% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, 80% पीपल स्पीक द फ्रेंच, और 20% लोग डच स्पीकिंग है। यानी कि जो ब्रुसेल है, ब्रुसेल में डच स्पीकिंग लोग जो है वो माइनॉरिटी में है, और जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग है वो मेजोरिटी में है। अब ब्रुसेल की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती जा रही थी धीरे धीरे। ठीक है, मतलब डच वाले बोल रहे थे कि हम बड़े हैं, हम पूरे देश में बड़े हैं, और फ्रेंच वाले बोल रहे थे कि हम ब्रुसेल में बड़े हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और लेकिन उसको बेल्जियम ने बहुत अच्छी तरीके से एकोमोडेट किया। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेल्जियम में 1830 के आसपास इसे फ्रीडम मिल गई थी। अब यहाँ पर हो रहा था कि जो क्वालिफाइड एजुकेटेड रिलेटिव रिच लोग जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग थे, तो इसलिए फ्रेंच लोग भी हार मानने वाले नहीं थे। डच लोग भी थे कि डच लोग कह रहे थे कि हम जो है पूरी कंट्री में ज्यादा है, आप माइनॉरिटी में, हम मेजोरिटी में। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ी 1950 से 1960 के आसपास बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होने लगी, और ये टेंशन ब्रुसेल में भी बहुत ज्यादा दिखने लगी। अब इससे क्या हो रहा था, कंट्री आपस में उलझी हुई है तो वो बहुत ज्यादा उसको लॉस भी हो रहा था, और कहीं ना कहीं देश के लीडर्स ने सोचा कि इस तरीके से कैसे चलेगा। ठीक है, तो डच कम्युनिटी, जर्मन स्पीकिंग और फ्रेंच, इनमें हमेशा कंट्रोवर्सी, इनमें हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट किया, इसके लिए बेल्जियम लीडर्स ने एक अलग पाथ चुना, और इन्होंने 1970 से 1993 के लिए के बीच में 4 बार 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया। और ये अमेंडमेंट सिर्फ इसलिए किया कि कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्सिटी आ रही है, ये जो वेराइटीज आ रही है, ये एकोमोडेट हो सके। ठीक है, और लोग सब आपस में एक साथ रह सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो होता है, ये धीरे धीरे अब इन्होंने क्या करा कि देश लिंग्विस्टिक बेसिस पे कि हम डच स्पीकिंग है और हम जो है फ्रेंच स्पीकिंग है, इस पर ना बढ़ जाए, इसमें
इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट बन, चाहे कोई कहाँ भी कहीं बने, चाहे डच स्पीकिंग बने, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग, लेकिन सभी मिनिस्टर्स का इक्वल होगा नंबर, ठीक है। चाहे वो मतलब सेंट्रल, मतलब कि चाहे सेंट्रल में गवर्नमेंट बने, चाहे स्टेट में गवर्नमेंट बने, चाहे कम्युनिटी गवर्नमेंट बने, चाहे जहां भी बने, लेकिन जो नंबर्स हैं वो सेम रहेगा, किसका, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अब यहाँ पर जो है 3 टाइप की गवर्नमेंट्स होती है हर जगह, आपको देखने को मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि जो मिनिस्टर्स हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग जो है वो नंबर में इक्वल रहेंगे, और कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है, ताकि यूनिलेटरली डिसीजन ना ले पाए, मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल फ्रेंच वाले डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए और जो है डच स्पीकिंग वाले ले रहे हैं अपने लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह को के मैटर को सॉर्ट आउट करती थी। अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट में बोथ द फ्लेमिश एंड द वैलोन रीजन हैव द रीजनल गवर्नमेंट, वहां की पर्टिकुलर रीजनल गवर्नमेंट थी। दीज स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। द स्टेट गवर्नमेंट हैड द पावर टू मैटर द एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन, और स्टेट गवर्नमेंट में भी यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन के मैटर सॉल्व किए जाते थे। मिनिस्टर्स के नंबर वही सेम, ठीक है, कि भाई इक्वल होंगे। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो है यहाँ पर ब्रुसेल की बात हम करें, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में था, सेम उसी तरीके से फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी की जो ब्रुसेल में भी जो मिनिस्टर्स बनाए गए वो इक्वल बनाए गए, ठीक है, ताकि ना डच को दिक्कत हो ना फ्रेंच को दिक्कत हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट कम्युनिटी रीजनल पे, रीजनल मतलब कम्युनिटी साइड पे बनाई गई कि भाई डच वाले अपने हिसाब से चुन लो, फ्रेंच वाले अपने हिसाब से चुन लो, जर्मनी वाले अपने हिसाब से चुन लो, ठीक है। तो वो ये जो है आपका द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग, और ये वाली जो पावर थी, ये वाली जो गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज इनको सॉर्ट आउट करती थी, ठीक है। तो ये काम भी हो गया। चलो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो बेल्जियम मॉडल, इस तरह से धीरे धीरे सभी ने कहा कि भाई हमारी भी जो है, हमको भी नीचे नहीं दिखाया जा रहा, हम भी इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे हम डच में हैं चाहे हम फ्रेंच में, तो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बेल्जियम ने जो है बहुत बढ़िया मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। अब इतना बढ़िया कि यूरोप में जहां वो बिल्कुल एक कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब शांति छा गई। तो क्या हुआ कि उस, ऑब्वियसली जो कोई अच्छी चीज होगी तो लोग देखेंगे सी। when many countries of Europe came together to form a European Union, तो जब यूरोपियन यूनियन का बनने पर जो उसके हेडक्वार्टर बनने की बात आई, तो ब्रुसेल को चुना गया। भाई ब्रुसेल ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, तो ब्रुसेल में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। अब वहीं उसका उल्टा जो श्रीलंका है, श्रीलंका में अब भाई एकोमोडेशन कैसे किया गया और कितने गलत तरीके से किया गया कि देश जो है सिविल वॉर में उलझ गया। यहाँ पर जो है श्रीलंका भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पर इसका एथनिक कंपोजिशन अगर हम देख लें, देखो आप जो बेल्जियम है, बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन लिखना है, कई बार आता है आपके क्वेश्चन कि एथनिक कंपोजिशन, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि फ्लेमिश रीजन में इतना, वेलोनिया रीजन में इतना, इतना परसेंट डच स्पीकिंग, 59%, 40%, 1% जर्मन स्पीकिंग, इस तरीके से। ऐसे ही जो एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका का, वो आपको लिखना है कि सिन्हाला ग्रुप जो थे 74%, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, और सिन्हाला ग्रुप मेजोरिटी में थे, ठीक है। और यहाँ पर जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो 18% लोग थे। और यहाँ पर जो है श्रीलंकन, इसमें तमिल स्पीकिंग में भी दो थे, एक तो नेटिव तमिल जो कि 13% थे, और एक जिनके फोर फादर्स यानी जिनके एंसेस्टर जो थे वो प्लांटेशन, एज अ प्लांटेशन वर्कर आ गए थे, उनकी नंबर था 5%। और उसमें जनरली या तो हिंदूज हैं या मुस्लिम है, और 7% है क्रिश्चियन, जो कि या तो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो है यहाँ पर जो हम रिलीजियस कंपोजिशन देखें, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो मेनली बुद्धिस्ट हैं। और यहाँ पर जो है तमिल वाले या तो हिंदू है, मुसलमान है ना, मुस्लिम्स है। और 7% जो क्रिश्चियंस है वो या तो तमिल है या सिन्हाला ग्रुप है। अब यहाँ पर जो है मेजोरिटेरियनिज्म मतलब कि एक ऐसी फीलिंग या ऐसी सोच जिसमें सिर्फ मेजोरिटी ग्रुप को ही जो है आप जो है प्रायोरिटी देंगे, और जो आपका माइनॉरिटी ग्रुप है उसको कहीं ना कहीं आप ऐसे रूल बना देंगे ताकि वो दब जाए, ठीक है। ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो कहीं ना कहीं आप माइनॉरिटी को दबाते हुए मेजोरिटी को आगे बढ़ाते चले जाएं, तो इससे क्या होगा कि माइनॉरिटी वाले एक लिमिट तक तो झेलेंगे और फिर उसके बाद वो विद्रोह कर देंगे। तो यही हुआ था श्रीलंका में भी। पॉलिसी ऑफ द मेजिटेरियनिज्म इन द श्रीलंका, क्या क्या भाई, सिन्हाला कम्युनिटी 74% है मेजोरिटी के साथ। तो इस तरीके की गवर्नमेंट ने इस तरीके के जो है
सिन्हाला सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए इस तरीके के लॉज बनाए ताकि सिन्हाला ही आगे बढ़ते जाए। इन 1956 दे पास टू रिकॉग्नाइज द सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग द तमिल। इन्होंने केवल ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को कर दी और तमिल को दरकिनार कर दिया। अब इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई ताकि इनको गवर्नमेंट जॉब और इनको सभी जगह सिन्हालास को ही प्रायोरिटी मिले। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जिसमें जो है बुद्धिज्म को एज ए स्टेट रिलीजन का ओहदा दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इम्पैक्ट ऑफ द स्टेप टू टेकन द एस्टैब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी फीलिंग एलियनेशन अमंग द तमिल। अब क्या हुआ कि कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए कि सिन्हाला ग्रुप को ही बढ़ाया गया। द मेजॉरिटी मेजर टेकन बाय द सिन्हाला गवर्नमेंट इंक्रीज द फीलिंग एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिलियंस या तमिल्स। यानी कि क्या हुआ कि जो इस तरीके के जो ग्रुप, इस तरीके की जो सोच से जिस तरह से सिन्हाला ग्रुप को ही का ही प्रभाव बढ़ने लगा, तो तमिल ग्रुप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा जो है कि हमें बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जा रहा है या हमें कहीं ना कहीं हमें मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। The Tamils felt that none of the Sinhala dominated major political parties was sensitive or pathetic to the Tamil language and culture। तो जो तमिल लोग थे वो ये बिल्कुल देख रहे थे कि ये जो सिन्हाला लोग हैं ना तो ये तमिल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर रहे हैं और हमारी स्थिति बहुत ज्यादा पैथेटिक है, बहुत ज्यादा दयनीय कंडीशन है। They also felt the constitution and the government policies discriminated against the them in favor of the Sinhala group। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इस तरीके से हैं जिससे केवल सिन्हाला ग्रुप को ही जो है संरक्षण मिलेगा, सिन्हाला ग्रुप को ही फेवर मिलेगा। They were denied equal political rights, no equal opportunities, and thus strained the relation between Sinhala and Tamil congregating jobs and their interests were ignored। और कहीं ना कहीं सारे उनके पॉलिटिकल राइट्स वगैरह सब डिनाई कर दिए गए कि उनको सारे राइट्स किसको दे दिए गए, सिन्हाला ग्रुप को, और कहीं ना कहीं ना तो उनको हर तरीके से इग्नोर किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिसाइजिंग द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसमें बराबर की भागीदार थी। दे फील द एलिनेशन कम्युनिटीज है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है एलिनेशन कम्युनिटीज, ये कुछ मिसिंग है बेटा यहाँ पे, है ना। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ हो रही थी, कहीं न कहीं सिन्हाला ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी हो रही थी और तमिल ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशंस होती जा रही थी। द श्रीलंकन तमिलियंस स्टार्टेड ऑर्गेनाइज देम बाय लॉन्च। अब श्रीलंकन तमिलियंस ने क्या करा कि धीरे-धीरे अपने हक के लिए लड़ने बात शुरू करी और इन्होंने कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए 1980 तक। और देयर डिमांडेड, और क्या क्या डिमांडेड थी कि भाई तमिल को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए। देखिए भारत में, हमारे देश में किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल मतलब कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दी गई है। हमारे यहाँ करीबन जो है करीबन सारी लैंग्वेजेस को लेकर 25-26 जो लैंग्वेजेस हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस घोषित की है, मतलब कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे देश ने सभी के हितों का ख्याल रखा है। श्रीलंका तमिल स्टार्ट द ऑर्गेनाइजिंग देम बाय लॉन्चिंग द पार्टीज। और जो है इन्होंने कहा कि पार्टीज वगैरह करी और मतलब कि थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज ये लोग बनाने लगे और इन्होंने कहा कि भाई जो है हमारी डिमांड है कि आप तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। ठीक है, इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द तमिल इन द गवर्नमेंट जॉब। हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का बराबर का मौका दिया जाए, गवर्नमेंट जॉब्स में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। रीजनल ऑटोनॉमी इन द प्रोविंसेस डोमिनेटेड बाय द तमिल। तो और जहां पर तमिल लोग जो है मेन डोमिनेटिंग उसमें है तो उनके हितों का जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। By the 1980s, the several political organizations were formed demanding an independent Tamil elam in northern and eastern part of the Sri Lanka। और क्या हुआ था 1980 तक आते आते इन्होंने अलग स्टेट की कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दिया जाए, तमिल एलम इसे बोला गया, जो इसमें श्रीलंका का नदर्न और ईस्टर्न पार्ट जहाँ की तमिल ग्रुप मेन थे उसमें वो हमें दे दिया जाए। अल्टीमेटली द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटी लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड द फाइनल टर्न द सिविल वॉर। और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ता गया कि फाइनली ये सिविल वॉर की तरफ जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिविल वॉर है, सिविल वॉर की कंडीशन देखिए आप कि 1983 से 2009 तक जो है कहीं ना कहीं पूरा श्रीलंका सिविल वॉर की जो है उसमें फंसा रहा। द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। एलटीटी, इसमें एलटीटीई का लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम वाज द मोस्ट फ्यूरियस तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तमिल लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसका जो था लिट्टे जो था द सिविल वॉर किल द थाउजेंड ऑफ पीपल। और सिविल वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज की जिंदगी जीने पे मजबूर हो गए। ठीक है, और ये फाइनली वॉर एंड कब हुआ
लिट्टे का जो लीडर था प्रभाकरण 2009 में उसको मार दिया गया एंड देन फाइनली। और अगर आपने मद्रास कैफे मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि दैट इज प्रभाकरण, लिट्टे का जो प्रमुख था, कहीं ना कहीं वही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी थे उनकी हत्या के लिए भी यही ग्रुप जिम्मेदार था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्हाट द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हम बात करेंगे कि देखिए हमने दो एग्जांपल पढ़ लिए, दोनों एग्जांपल से हमें समझ में आया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। पहला कि इट इज गुड एंड इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। इसके अलावा वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कम करता है, और पावर शेयरिंग जो है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके आता है। दूसरा जो है imposing there will be the majority community over may look attractive option. पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। अब मतलब डेमोक्रेसी की मेन जो आत्मा है वो पावर शेयरिंग ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीपल हैव द राइट टू कंसल्ट इन हाउ आर द गवर्नमेंट, मतलब लोगों से पूछा जाता है कि गवर्नमेंट कैसे चलाई जाए। इसके अलावा हर सिटीजन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब क्या क्या रीजन है, इसमें हम दो तरीके के रीजन की बात करेंगे, प्रूडेंशियल रीजन एंड द मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन जो है, प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मतलब कि पावर शेयरिंग से देश एक बेटर फील करवाता है, लोगों के देश के लोगों को एक अलग तरीके की फील करता है। ठीक है, और इसके आउटकम्स भी बहुत अच्छे निकलते हैं। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो इनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर को लेके आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। इसके अलावा बेटर आउटकम्स है, जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा है। इसके अलावा जो मेडिटेरेनियनिज्म जो फील है वो कम होती है, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, जिससे पूरा देश ही सिविल वॉर में उलझ के कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया। अब उसके बाद एक मोरल रीजन क्या है, मोरल रीजन ये है बेटा कि पावर शेयरिंग जो है वैल्यूएबल है, एम्फसाइज है। इसको एम्फसाइज करें तो एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये मतलब डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है। ठीक है, कि भाई सारे सिटीजन जो है जितने ज्यादा हो सके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पावर भी जो है वो पीपुल लोग जो है वो पॉलिटिकल पावर को एंजॉय करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके अलावा द पावर शेयरिंग इज शेयर्ड बिटवीन, अब पावर शेयरिंग के अंदर रूलर्स, इसके अलावा जो रूलर्स हैं उनके बीच में, और जो जनता है उसके बीच में ये पूरी की पूरी जो भावना है वो फैलती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन द एम्पावर सिटीजन टू पार्टिसिपेट एंड एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, मतलब लोग अपना हिस्सेदारी समझते हैं कि भाई हम भी देश चलाने में इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब हम जो है नेग्लेक्ट नहीं है, हमें नेग्लिजिबल, हम बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं है, हमें नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है। पावर शेयरिंग इज आल्सो मीन टू रिस्पेक्ट, और अलग अलग सोशल ग्रुप्स को की जो है भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। सो द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड नेसेसरी, तो पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल भी है और नेसेसरी भी है। अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अब बहुत सारे तरह के हैं, जिसमें से सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। दिस अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द पावर। इन दिस मेथड डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल, इसमें हम सारे ही जो ऑर्गन्स हैं उनको सेम लेवल पे जो है कंसीडर करते हैं और उनको सेम पावर ही दी जाती है लगभग। तो यहाँ पर जो है इस हॉरिजॉन्टल, जैसे हॉरिजॉन्टल के अंदर आपके एग्जीक्यूटिव है ना, उसके बाद लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ये तीन जो है इसके अंदर, जो ये तीनों जो लेजिस्लेटिव है, आपका एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल, ये तीनों जो है इन ब्रांचेस हैं आपके गवर्नमेंट की। अब यहाँ पर जो है इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है, इन सच अ सेपरेशन ऑफ पावर नो वन द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज द अनलिमिटेड पावर, मतलब किसी एक बॉडी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये चेक एंड बैलेंस, मतलब कि सभी के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, सभी जो है एक दूसरे पे कंट्रोल भी है और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ द पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, और यानी कि ये टोटल मिला के इन तीनों इंस्टीट्यूशन में एक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, और पावर अब दूसरी कौन सी है, यहाँ पर दूसरी जो पावर है दैट इज, दूसरी जो गवर्नमेंट है, पहली तो हो गई हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट जिसमें लेजिस्लेटिव जुडिशरी, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, ये हमने पढ़ा था।
अब यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि दूसरे तरीके की जो गवर्नमेंट है दैट इज द फेडरल गवर्नमेंट या वर्टिकल पावर गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम सेंट्रल लेवल यानी सेंट्रल यानी फेडरल लेवल जो है, उसके बाद स्टेट लेवल, इनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए इंडियन गवर्नमेंट, जैसे अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर जिस तरीके से आपके लोकल चीजों को सॉर्ट आउट करेगी। तो इंडिया के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारे पास 3 लेवल पे हमें दिखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें पूरी कंट्री यानी पूरा देश जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी दिल्ली वाली जो हमारा जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर जो इसको रन करते हैं, इसे यूनियन या फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट्स के कामों को ये देख लेती है, और इसे हम प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत जो होती है ये आपकी लोएस्ट लेवल होता है गवर्नमेंट का, और ये आपका जो है लोकल लेवल पे चीजों को संभालती है। म्युनिसिपैलिटीज जो होती है वो सिटी लेवल पे काम करती है, और पंचायत जो है विलेज लेवल पे काम करती है। जैसे बेल्जियम है, बेल्जियम में भी आपका फेडरल सिस्टम में अडॉप्टेड होता है, जबकि श्रीलंका ने इसको रिफ्यूज कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो सिन्हाला गुट को ही बढ़ाएंगे। ठीक है। पावर, अब यहाँ पर जो है पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब पावर जो है, एक तो पावर को आप किस तरह से शेयर कर सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, दूसरा वर्टिकल फॉर्म में, इसके अलावा अलग अलग सोशल ग्रुप में भी आप इसको शेयर कर सकते हो। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी ब्रुसेल में, आपके बेल्जियम के अंदर। ठीक है, ब्रुसेल में नहीं, सॉरी, बेल्जियम के अंदर जो है पावर अलग अलग जो भी चीज है वो सोशल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए, इट रेफर्स टू accommodating the social diversities among the space in the government to the डाइवर्स सोशल ग्रुप, यानी कि जो आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप को हैंडल करती है, जो कि वीकर सेक्शन को इसके अलावा जो लैंग्वेजेस के हिसाब से लोगों को एकोमोडेट कर रही है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने दे रही है, वुमेन्स माइनॉरिटीज इनको भी एकोमोडेट कर रही है। इससे क्या हो जाता है कि जो मार्जिनलाइज या माइनॉरिटी वाले लोग हैं दे डू नॉट फील एलियनेटेड, मतलब कि वो कहीं ना कहीं वो जो है नेग्लेक्ट फील नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो वुमेन है, वुमेन को भी 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत इलेक्शंस में, ताकि लोग जो औरतें हैं और औरतों की भागीदारी भी बढ़े पॉलिटिकल सेक्टर में, ताकि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जैसे हमने यूरोप में, नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा था। ठीक है। इसके अलावा जो है कि जर्मनी के औरतों ने भी जो है न्यूज़पेपर वगैरह सब करे। ठीक है, वुमेन में गेट द 1/3 रिजर्वेशन। इसके अलावा अब हम बात करेंगे पावर शेयरिंग आल्सो अरेंज कैन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब पॉलिटिकल जो पावर शेयरिंग है वो हमें और कहाँ देखने को मिलती है? पावर शेयरिंग हमको पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो कि प्रेशर करते हैं, इसको अप्रोच करवाते हैं, या मूवमेंट्स वगैरह जो करते हैं, जो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर्स ए पर्सन हु मे विन कॉम्पिटिशन फॉर द पावर। अब जो है डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन्स के पास बिल्कुल राइट्स हैं कि वो चुन सकते हैं कंटेंडर्स में। कंटेंडर्स मतलब कि वो जो कि कंपटीशन में खड़ा हुआ है इलेक्शन। ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड, in the contemporary democracy, this take the form of the competition among different parties. अब contemporary democracy मतलब normal democracy की बात है यहाँ पे, कि जो competition है मतलब अलग अलग political parties अलग अलग तरीके से अपने आप को पेश करती हैं, अपने आप को बताती हैं different parties, और ये जो power है, ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हर साल एक ही पार्टी जीत के, हर 5 साल में पार्टीज अगर चेंज हो रही हैं तो पावर भी चेंज हो रही है, पावर चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है सेंट्रलाइज नहीं हो रही है, निरंकुश नहीं हो रहे हैं लोग। In long run, the power is shared among the different political parties that represent the different ideology and the social group. हर political party का एक particular social group होता है। तो मतलब उससे क्या होगा कि अगर 5 साल में एक सोशल ग्रुप को देखा गया तो नेक्स्ट 5 ईयर में सेकंड सोशल ग्रुप। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि हर सोशल ग्रुप का ध्यान रखा जाता है, और हर सोशल ग्रुप अपने आप को एलिनेटेड यानी कि नेग्लेजिबल फील नहीं करता, नेग्लेक्ट फील नहीं करता। Sometimes this kind of the sharing can be direct, one or two more parties to form an alliances. अब सपोज दैट कि जैसे हमारा देश है, बहुत सारी पार्टीज हैं, अगर कहीं कोई देश, कोई एक ही पार्टी विनर नहीं हुई और जो है अलग अलग पार्टीज को अलग अलग तरीके का वोटिंग परसेंट मिला है और किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो क्या करते हैं कि दे फॉर्म द
कोलिजन गवर्नमेंट, मतलब कि वो कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, मतलब कि बहुत सारे पार्टीज एक साथ मिलके और जो है एक साथ मिलके सरकार बना लेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और इस तरीके से पावर शेयर होती है। उस कोलिशन गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि कभी कोई जो है लीडर ये बोलेगा कि नहीं आप इस ग्रुप को भी देखिए, कोई दूसरी पार्टी बोलेगी कि नहीं हमारे ग्रुप को भी देखिए, ठीक है। तो वो जो चीज है इससे क्या हो जाता है, इससे भी पावर शेयर हो जाती है। इन द डेमोक्रेसी फाइंड, हालांकि उस केस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड दैट इंटरेस्ट ग्रुप सच एज द दोज ऑफ ट्रेडर। तो इंटरेस्ट ग्रुप कौन से होते हैं, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जिनसे इन्फ्लुएंस हो सकती है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन है, फार्मर है, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर है, मतलब जो नॉर्मल तो जो देश को चलाने में भागीदारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। दे ऑल्सो विल शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर either through the participation in government communities and bringing the influences on the decision making process। और कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे लोग जो हैं वो देश की गवर्नमेंट को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आई होप ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक